हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ सामरिक मामलों के जानकार ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ अनुज शर्मा हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। और हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार अनंत मिश्रा और सुरेश व्यास जी हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम सबसे पहले ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान जी के पास चलेंगे। ब्रिगेडियर साहब, इस तात्कालिक झगड़े को, हिंसा को, अपन कहें तांडव को, जो भी हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये स्मॉल स्केल वार है या एक बस क्योंकि उसको उकसाया गया तो इजराइल ने एक तगड़ा जवाब दिया जिससे फिर एक तरीके से जो कमजोर था वो चिल्लाने लगा? देखिए, ये एक स्मॉल स्केल वॉर नहीं है और ये किसी ने किसी को उकसाया नहीं है। ये मौके का फायदा उठाया गया है। इसको मैं जरा डिटेल में आपको बताऊं, उसके पहले मैं आपको थोड़े से 1 मिनट आपसे चाहूंगा थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताने। जी जरूर। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ये बात हुई, ज्यूश यहाँ आ गए हैं और अरेबियंस ऑलरेडी रह रहे थे, मुस्लिम वहां पे उस इलाके में, तो उस समय काफी इनकी झगड़े हुए, काफी झड़पें हुई, काफी सारे वाइट्स हुए। तो उसके लिए एक यूएनएससी सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक मीटिंग हुई और एक अकॉर्ड को 1948 में एक फॉर्मूला दिया गया जिसमें कुछ पोर्शन दिया गया टू अरेबियन मुस्लिम्स विद इन इजराइल एंड कुछ दिया गया अबाउट 11,000 स्क्वायर किलोमीटर्स और 15,000 स्क्वायर किलोमीटर्स दिया गया था इजरायली ज्यूज को। और जो दो मेन जो सिटी हैं, जेरूसलम और बेथलेहम, जो बेसिकली इनकी रिलीजियस आइडेंटिटी है, 3 डिफरेंट रिलीजियस की, इनके ऊपर ये सारा झगड़ा है। उनको उसने बोला था ये इंडिपेंडेंट रहेंगे अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ये जो कॉर्ड था, ये किसी को भी मंजूर नहीं था। अभी एक लंबा सब्जेक्ट है, मैं आपको उनकी क्या ऑब्जेक्शन थी वो मैं बाद में बता सकता हूँ, बट अभी ये बताऊं कि वो उस वक्त रिजेक्ट हो गया। जब वो फॉर्मूला रिजेक्ट हो गया तो उसके बाद जो इनके राइट इज राइट की पॉलिसी होने लग गई। जो मुस्लिम से, अरब मुस्लिम से, वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे और उनको इजिप्ट की, सीरिया की, जॉर्डन की, लेबनान की, सऊदी अरेबिया की, इराक की सपोर्ट थी। तो वो अब उसमें थे और यासिर अराफत उनके लीडर थे। पैलेस्टाइनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन को बना दिया गया। वेयरएज इजराइलीज जो थे वो समझते थे कि उनका बर्थ राइट है और वो इंटेलिजेंट लोग हैं और उनकी पार ज्यादा बढ़ती चलेगी और वो शुरू से ही अमेरिकन पाले के साथ भी रहे। तो इस तरह से कोई इन्हीं की बात हुई नहीं और उल्टे इस पीरियड में 4 बार इनका भीषण युद्ध हुआ। 1948 में हुआ, 56 में हुआ, 67 में हुआ, 73 में हुआ। उसके बावजूद कुछ निकला नहीं। तो अल्टीमेटली एक टाइम पे ऐसा हुआ कि जो अरब कंट्रीज थे उनको समझ में आया कि ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो पैलेस्टीनियंस की, वो बेकार लड़ाई है। वो सारे पीछे पीछे हटते चले गए। तो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन लेड बाय यासिर अराफत मोर और लेस किस्म की अलग थलग ऑर्गेनाइजेशन पड़ गई। तो उसमें उसको काउंटर करने के लिए इजराइलीज ने ये एक गुप्तचर तरीके से हमस नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन थी जो बनाई, जो आज उनके लिए एक फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर बन चुकी है। परंतु उसके बाद तो ब्रिगेडियर साहब जी ब्रिगेडियर साहब, ये ब्रिगेडियर साहब जी, इजरायली अरब्स का कब्जा था जी जी, वहां पे अपनी सेटलमेंट बचानी जी जी ब्रिगेडियर साहब, ये तब ये सेटलमेंट बनने के बाद से ये एक दूसरे पे हमला करना एक चल ही रहा है। तो अब झगड़े चिंता का विषय यही तो है ना ब्रिगेडियर साहब जी। ब्रिगेडियर साहब, ये जो प्रेजेंट ट्रेकर है जी, ये शुरू हुआ है अल-अक्सा मॉस्क में फ्राइडे प्रेयर्स के बाद जी, यहाँ पे उनकी झड़पें हुई हैं। और वो झड़पें, इस बार ये फर्क सिर्फ ये था कि जो अरेबियन इजराइल के पार्ट वाले थे वो भी इजराइल के विद इन द कंट्री अगेंस्ट हो गए जी। और इसका फायदा लिया हमास ने जी। आपको हमारी आवाज आ रही है जी? रॉकेट्स की बारिश कर दी इजराइल के ऊपर जी। अभी आपको यहाँ ये समझना जी ब्रिगेडियर, फायदा तो हमस ले रही है। दूसरी तरफ से इजराइल की पॉलिटिकल पोजीशन क्या है? पिछले 2 साल में 5 चुनाव हो चुके हैं, अभी तक उनकी गवर्नमेंट नहीं बनी है। और नेतन्याहू के पास एक सुनहरा मौका है जब वो इजराइल को बोल रहा है देखो मैं तो आपके साथ हूं, मैं आपको जी जी जी, कहता है कि आप पूरी लड़ाई करनी है जी जी। जो एयर स्ट्राइक हुई है उन्होंने उनके सारे हमस की लीडरशिप तहस की है। इवन जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट थे
उनकी बिल्डिंग को भी उड़ा दिया है। जी जी। तो इस तरह से ये एक किस्म का मौके का फायदा उठा रहा है हमूस भी और इजराइल भी जी। और दुनिया बोल रही है कि आप शांति रखिए, कोई भी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। आज की डेट में ये स्थिति। ब्रिगेडियर साहब, इसमें हम आपसे समझना चाहते हैं कि ये जो अरब मुल्क हैं, अब इतनी चुप्पी का कारण क्या? क्योंकि मैं पढ़ रहा था, फिर आपसे हम समझेंगे कि जब जॉर्डन के शाह का तख्ता पलट विफल किया था, उसमें पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक थे, उन्होंने 25,000 फिलिस्तीनी मारे थे। तो एक तो वो कि फिलिस्तीनियों की भूमिका अरब मुल्क में क्या रही। दूसरा, यासिर अराफात के समय सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे कब्जा करने की कोशिश की थी, तो यासिर अराफात सद्दाम हुसैन को एक तरीके से समर्थन के लिए पहुंच गए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद से अरब ममालिक ने इनके प्रति अपनी निगाह को बदला है, सिवाय बयानबाजी के आगे वो नहीं बढ़ते हैं। तो क्या यह भी एक कारण है जिसमें पाकिस्तान बहुत जोर शोर से चिल्ला रहा है कि अरब मुल्क क्या कर रहे हैं, अरब मुल्क क्या कर रहे हैं? जी देखिए, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है वो केवल है, वो ये कहना चाहते हैं तो मुस्लिम वर्ल्ड है लीडर अभी हमको टर्की के साथ, इसलिए उसकी कोई नहीं समझता। जहां तक कॉन्फ्लिक्ट की बात है, मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा, मैंने आपको बोला कि 48 में 4 लड़ाइयां 48, 67, तब अरब और बीच में एक का कोई फायदा है नहीं, हमको इसका कोई फायदा है नहीं, तो इसलिए और आज की सिचुएशन ये है, वहां पे अब्राहम किया है अमेरिका में, जिसमें यूएई, बहरीन और अभी यमन वो सब इजराइल पे आ रहे हैं। सऊदी अरेबिया बोल रहा है इजराइल, बट हार्ट एंड हार्ट आ चुका है। तो अभी एक कहता है वो है ईरान का तो उसके लिए रहता है वो, इसलिए हमको समर्थन देना है। परंतु जो सिचुएशन है इजरायली पासपोर्ट हो सकते हैं, सेकेंडली मुस्लिम मेजॉरिटी वाले ये थर्ड वर्ल्ड होगी नहीं। परंतु आप के पास एक आपने इलेक्टोरेट को बोला कि साल का चुनाव होने अभी ऑपोजिशन को क्या बनाइए, मोदी चुनाव वाले लोगों के पास होता है देशवासियों को जानेगा, इसको मैं तुम्हें अदरवाइज ये पहले भी होते थे, जी अभी ऑलरेडी 6 घंटे हो गई है जी, वो कर नहीं रहा और उसे चुन के लिए यानी कि जितनी भी उसके लीडर्स की पोजीशन थी, मैंने ज्यादा पहले जर्नलिस्ट के टीम को बोला कि बिल्डिंग को तो ब्रिगेडियर साहब ये बात तो बहुत समझ में आ रही है, ब्रिगेडियर साहब ये बात तो बहुत समझ में आ रही है कि फिलिस्तीन यदि इजराइल को प्रोवोक करेगा, जो भी वहां आतंकवादी गुट हैं, उससे तो बात नहीं बनेगी, उससे तो जो कमजोर है वो एक तरीके से उसको ही नुकसान है। वहां जो सिविलियंस हैं, हम पढ़ रहे थे कि उनको छुपने के लिए जगह नहीं है, इतनी छोटी सी जगह वहां रह गई है कि उनके पास वो उतने बंकर नहीं है, नीचे सेफ प्लेस नहीं है कि जब कोई, और वही शिकायत कर रहे हैं कि कोई एक तरीके से वार्निंग भी नहीं दी जा रही बम फेंकने के पहले, यदि किसी हमास के ऑफिस पे और उनके दफ्तरों पे फेंका जा रहा है। तो ऐसे में कम से कम दुनिया को ये तो एक तरीके से इजराइल को इसके लिए तो तैयार कर लेना चाहिए कि इतने कमजोर एक जो समूह है उसके ऊपर इतना भारी एक तरीके से यदि आप करेंगे तो ये तो कहीं से न्याय संगत होगा नहीं। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र है या बड़े देश हैं, टेबल पे लाना चाहिए। इजराइल भी एक जिम्मेदार देश तो है, ऐसा नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं, इजराइलियों को लोकेशन वाले उन्होंने टनल को भी टारगेट किया है उसके बाद वेपन करने के लिए। यूएन जी, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है जी। पहले पैलेस्टीनियन के साथ आज इजराइल के रिलेशन है, तो आज की डेट में रिलेशन और हमारे जो
रिप्रेजेंटेटिव है जी जो स्टेटमेंट दोनों को सहयोग जी एक किस्म की डिप्लोमेटिक दो स्टेटमेंट आ रही है और उन पे कोई एक्शन जी 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 ब्रिगेडियर साहब जी 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 ये बहुत जी जी हम आएंगे आपके पास जी 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 ब्रिगेडियर साहब हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ अनुज शर्मा है। अनुज, एक इसमें भूमिका पाकिस्तान लेता हुआ दिख रहा है, और पाकिस्तान सिर्फ इस मामले में ही नहीं, इसके पहले फ्रांस वाला मामला जो था कि फ्रांस के राजदूत को निकालो, वहां एक तरीके से बहुत बड़ा एक मार्च हुआ, मूवमेंट हुआ, और फिर वहां की सरकार जो है वो एक तरीके से उन्होंने कहा कि हम संसद में प्रस्ताव लाएंगे। और अभी इस मामले में भी एक तरीके से पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक नेता बनने की कोशिश दिख रही है कि दुनिया भर के जितने भी एक तरीके से। लेकिन आपको लगता है कि जो बड़े मुल्क हैं इस्लाम के नाम पे वाकई में जिनका दबदबा है, खाड़ी के जो देश हैं, वो इस चीज को समझ रहे हैं, और वहां पाकिस्तान की जो भूमिका है वो इस अपने रीजन को कैसे आप देखते हैं? क्योंकि उसके फिर बहुत प्रभाव भारत पर भी पड़ते हैं, भारत में भी वो सब शुरू हो जाता है। देखिए सर, पहली तो इस बात को आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की कोई भूमिका धरातल पर नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जो देखिए पाकिस्तान का गठन एक धर्म विशेष के कारण हुआ है, तो वो एक स्वाभाविक है, और उनपे पिछले साल बहुत बड़ा दबाव था इजराइल को मान्यता देने का। उन्होंने इजराइल को मान्यता नहीं दी, क्योंकि पिछले साल जब डोनाल्ड ट्रंप का जब आखिरी कार्यकाल था तब यूएई और बहरीन ने इजराइल को मान्यता दे दी थी। उस टाइम पे अमेरिका का काफी जबरदस्त दबाव था पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान ने उस टाइम इनको इस दबाव को नजरअंदाज किया। रही बात आती है कि आप क्या इस मुद्दे पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोई भूमिका निभा सकते हैं? तो भूमिका तो आप रेगुलर रूप से नहीं निभा सकते हैं, क्योंकि आप एक पक्षीय हैं, और वो आपका पक्ष जो है वो फिलिस्तीन की तरफ। तो जब फिलिस्तीन की तरफ आपका पक्ष है, तो उसमें आप किसकी नुमाइंदगी या किसकी अगुवाई में चल रहे हैं? तो आपने अभी ले रखा है, शरण ले रखी है टर्की की, क्योंकि टर्की इस टाइम पे सबसे ज्यादा मुखर है लड़ाई के अंदर। तो पाकिस्तान सिर्फ बयानबाजी के अलावा और टर्की से और इस तरह के कुछ मुल्कों से बात करने के अलावा किसी तरह से ग्राउंड पे नहीं है। अब जब आप हमारे देश के लिए बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई स्टैंड होता है, वो हमारे देश पे किस तरह इंपैक्ट करता है, तो भारत की देखिए बहुत जिसे कहते हैं कूटनीति बिल्कुल स्पष्ट है। हम एक संतुलन बना के रख रहे हैं, क्योंकि जब हमारे मसले होते हैं तो अक्सर देश संतुलन का नाम लेके तब भी शांत हो जाते हैं। हमने भी संतुलन बना रखा है। और कल का अगर आप संबोधन देखेंगे, बहुत साफ कहा कि गाजा पट्टी से रॉकेट नहीं आनी चाहिए, इजराइल की कार्यवाही बर्बर है, दोनों की हम निंदा करते हैं। आप दोनों संयम रखिए और यथास्थिति स्टेटस को पे बने रहिए। गवर्नमेंट का प्रेशर क्या है? गवर्नमेंट भी एक टाइट रोप पे चलती है हमारी भारत सरकार, और ये कोई पार्टी विशेष की बात नहीं है। 92 में जब हमने इजराइल को मान्यता दी, इससे पहले फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध, और 92 के बाद जो भी सरकार आई है, इजराइल के साथ अच्छे संबंध रहे, फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंध रहे, और हम एक तरह से एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहां पे हम फिलिस्तीन को एक साथ देते हैं और इजराइल से हमें समर्थन मिलता है। यासिर अराफात के साथ अच्छे संबंधों के पीछे भी वही कहानी कही जाती है जो जॉर्डन के शाह का तख्ता पलट को असफल किया था जनरल जियाउल हक ने। वो दुश्मनी थी यासिर अराफात की जनरल जियाउल हक के साथ। 25,000 फिलिस्तीनी सैनिक जनरल जियाउल हक ने मरवाए थे, तब जॉर्डन के शाह का तख्ता बचा था। तो उस समय के वो संबंध थे, इसलिए यासिर अराफात और भारत की जो दोस्ती थी वो आप समझ सकते हैं कि ये एक जबरदस्त कूटनीति थी उस समय की। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये चर्चा जारी रहेगी, कहीं मत जाइएगा। पाकिस्तान जब फिलिस्तीन की बात करता है तो वो फिर धीमे से क्या कहें, जोर शोर से साथ में कश्मीर की भी बात करता है। तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि फिलिस्तीन के बहाने उसका निशाना कहीं और होता है। तो अच्छा, दूसरा हम देख चुके हैं चाइना के साथ हमारे किस तरीके की स्थितियां बनी, और उसी समय पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, ये सारा एक समूह हमें दिखाई दिया था कि जो एक स्वर में बात करते नजर आए। तो हम इस फिलिस्तीन के संघर्ष के बहाने समझना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भारत को कितना सतर्क रहना चाहिए। देखिए, पहले तो आपकी ये जो पॉइंट है पाकिस्तान का जो पैलेस्टीनियन और कश्मीर का लिंक है, ये अभी मेरे ख्याल में ये ऑलमोस्ट एक इनवैलिड लिंक है।
इसका कोई मतलब रह नहीं गया है, बिकॉज पैलेस्टीनियंस जो हैं वो पहले भी यासिर अराफात के टाइम भी इंडिया के साथ है और डिप्लोमेटिकली इंडिया ने उसको उसके साथ भी रखा हुआ। और यहाँ पे अभी आपने जो बात करी इस पूरे एरिया की, अमेरिका की, रशिया की, चाइना की, मैं यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ मिश्रा जी ने बहुत सही बताया, यहाँ आपको मैं अगर मैं लफ्ज शब्द का इस्तेमाल करूं, आगाह करना चाहता हूँ। थर्ड वर्ल्ड वॉर की जहां तक स्थिति है वो तो शायद नहीं बनती है, क्योंकि इस वक्त वो अब्राहम अकॉर्ड से एंटायर मिडिल ईस्ट जो है वो अमेरिका के पाले में आ चुका है और अमेरिका इजराइल के पीछे खड़ा है और इजराइल मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग है। यानी कि आज इंडिया को भी वेपन चाहिए होते हैं, स्पाइक जो हमने बालाकोट में किया वो सब हमने इजराइल से ही लिया और बहुत सारे वेपन इजराइल से हमने लिए हैं। और साथ में आयरन डोम की जो प्रणाली है, एडेमेंट प्रणाली है, उससे वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। परंतु यहाँ पे पॉइंट देखने का ये है कि ईरान जो है वो अमेरिका के साथ उलझा हुआ है, जो 2015 का अकॉर्ड था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने तोड़ा था। और अमेरिका का एक कार्ड सा लगता है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो वहां पे अभी खींचातानी चली जा रही है अमेरिका और ईरान के बीच में। अमेरिका, जो बाइडेन कहता है कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकिए, वो कहते हैं हम रोके, पहले आप अपनी सैंक्शन हटाइए। तो इस खींचातानी के बीच में चाइना ने एंट्री कर ली है। चाइना ने $400 बिलियन का एक अकॉर्ड साइन किया है ईरान के साथ कि हम आपका तेल भी खरीदेंगे, आपको इतनी मदद भी देंगे और अगर कोई सैनिक सहायता होता है तो वो भी करेंगे। उसका मतलब ये है कि जो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका, जिसको हम मीना एरिया बोलते हैं, और ये जो इंडो पैसिफिक इंडियन ओशन है, इसके अंदर बहुत गंभीर स्थिति पैदा हुई है कि क्वाड की सारी फोर्सेस यहाँ आ चुकी हैं जो अमेरिकन लेड हैं। डिएगो गार्सिया एक बहुत बड़ा बेस है, जैसे अमेरिका का बॉम्ब बेस है, वैसे ये डिएगो गार्सिया के ऊपर भी अमेरिका का उतना बड़ा भी बेस है जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन भी हैं और सारे हथियार वहां पे हैं। और जो ईरान है, ईरान के पास जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ये एक बॉटलनेक है जिसको वो कंट्रोल करता है, जहां से पूरी दुनिया का ऑयल निकलता है। तो ईरान के पास जो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो अपनी पावर है, कपल्ड विद जो चाइना ने भी उसके साथ जो ओवर समझौता किया है, उसके साथ मिलके ये यहाँ पे ये अरब इजराइल वाली जो बात है वो शायद तीसरा युद्ध ना खड़ा करे, परंतु अगर ये चीज फेल करती है तो ये इंडियन ओशन में इसका बहुत जबरदस्त इफेक्ट हो सकता है। और ऑलरेडी कपल ऑफ टाइम ये हमने देखा है, कुछ मिसाइल फायर हुई हैं, कुछ बॉम्बर्स वहां पे लैंड करे हैं, तो ये सब चीजें उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जी जी। तो ये एक पॉइंट है जिसको दुनिया को अगेन रखना चाहिए जी। और जहां तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सवाल है, आप बोलते हैं कि उनको कुछ करना चाहिए, वो करते हैं। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी बहुत सारे रेजोल्यूशन हैं जो इजराइल के अगेंस्ट भी हैं, पर इजराइल ने उसके ऊपर कोई एक्ट नहीं करा। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास भी वो अगर बोले टीथ नहीं है, जी 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 ब्रिगेडियर साहब जी मजबूर करे उसके काउंसिल को माने जी। तो आज की डेट में मेरे हिसाब से, तो मेरी समझ में एक ही बात आती है कि इजरायली अरब को यह समझना चाहिए कि उनको मिलकर चलना है। अगर उनके वो दो बेथलेहम एंड लेट्स से जेरूशलम दो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, वहां धार्मिक रिलीजियस मॉस्क हैं या साइट्स हैं, तो उनको ज्वाइंटली मिलके एक सेक्युलरिज्म के हिसाब से चल के रह करके वो जो मे बी 48 का अकॉर्ड था 15,000 किलोमीटर 11,000 किलोमीटर जी वो मान के चले तो भी पीस रहेगा जी जी। कोरोना के इस इलाके में लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये आपका अस्तित्व मिटा देगा जी।